अरे एक का लिए कितने का बजट बना है रे रोजगार और एजुकेशन के लिए, थोड़ा बताओगे? अरे साहब बहुत ज़्यादा बना है, बहुत ज़्यादा बना है बजट। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज बजट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बजट होता क्या है, यह 2022 का बजट क्या खास है, किन किन लोगों को इस बजट से फ़ायदा है, किन किन लोगों को इस बजट से नुकसान है, सारी बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में चौथी बार बजट पेश किया गया है। बजट होता क्या है, अगर बात करें तो 2022 से लेकर 2023 तक वर्तमान सरकार द्वारा जो पैसे मांगा जाता है संचित निधि से, वर्तमान सरकार द्वारा जो पैसे मांगा जाता है संचित निधि से खर्च करने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। नहीं समझे होंगे, फिर से समझिए। ऐसे समझिए कि जो बजट होता है ना, जो बजट होता है, जो वर्तमान सरकार द्वारा पैसे खर्च करने के लिए संसद से परमिशन मांगा जाता है कि संसद हमें परमिशन दो, परमिशन दो, हमें इतना योजना बनाए हैं, हमें पैसा खर्च करना है, तुम पैसा दो हमको, खर्च करेंगे हम। तो संसद क्या करती है, परमिशन देती है। तो एक मांगते कहाँ से पैसा है, मतलब जो बजट मांगते हैं, जो वर्तमान सरकार जो पैसा मांगती है वो कहाँ से मांगती है, संचित निधि से पैसा मांगा जाता है संसद से कि संसद क्या करो, संचित निधि से पैसा निकाल के दो हमको इतना हम योजना बनाए हैं, हमको खर्चा करना है, ठीक है। तो क्या करती है सरकार, तो सांसद उसको क्या करती है, परमिशन देती है। जब परमिशन देती है तभी सरकार जितने भी योजनाएं बनाए होती है, तभी योजनाओं पर क्या होता है, काम शुरू होता है। तभी योजनाओं पे काम, मतलब योजनाओं में पैसा लगाना शुरू हो जाता है। जितनी भी योजनाओं सरकार द्वारा बनाई गई होती हैं, उन योजनाओं पर पैसे लगना शुरू हो जाता है जब संचित निधि से पैसा मैंने पास हो जाता है। तब मैंने संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत सरकार क्या मांगेगी, संसद से परमिशन मांगेगी अपने तमाम योजनाओं को पैसे खर्च करने के लिए। आप अपने परिवार पे ले लीजिए, आपको पैसे खर्च करना होता है। मान लीजिए जहाँ भी पीजी में रहते हैं तो आप क्या कहते हैं, अपने पापा से कहते हैं ना कि पैसे हमें चाहिए, हमें इतना मतलब हमारा इतना बजट है हमारा इस महीने, एक महीने का। तो पापा क्या करते हैं, पूरा आपका ब्यौरा सुनते हैं, उसके बाद से अपने संचित निधि से, हमने अपनी खाता से पैसा उठा के देते हैं, तब आप जाके खर्चा करते हैं। यही सिंपल है बजट। संचित निधि होता क्या है, आप समझिए संचित निधि क्या होता है। संचित निधि में मतलब संसद द्वारा जो साल भर का टैक्सेस लोगों द्वारा दिया गया होता है वह होता है। और जो संचित निधि में जो विदेशों से धन लाया गया होता है, आता है और संचित निधि में ही रहता है, विदेशों से जो धन संचित निधि में ही प्राप्त किया जाता है वह रहता है। और जितने भी बैंकों से लोन लिया जाता है वह पैसा संचित निधि में रहता है। मतलब बहुत सारा पैसा संचित निधि में, मतलब संचित निधि एक ऐसा खाता है जिसमें जितने भी प्रकार के टैक्सेस, बैंकों के पैसे और विदेशों के पैसे उसी में रहते हैं, ठीक है। और हमारी सरकार क्या करती है, वहीं से पैसे मांगती है खर्च करने के लिए। जैसे पापा से पैसा मांगते हो, पापा से पैसा मांगते हो, पापा पैसा कहाँ रखे होते हैं, खाता में। वैसे ही संचित निधि है। तो संविधान में अनुच्छेद 266 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, संचित निधि की चर्चा की गई है। संचित निधि की अनुच्छेद 266 में चर्चा की गई है, ठीक है। अगर बात करें सरकार आपके लिए इस बजट में क्या मांगी है, क्या मांगी है, किसके लिए, तमाम उन वर्गों के लोगों के लिए जो हमारे भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। जैसे चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगार मतलब चाहे युवा हो, चाहे रोजगार करते युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे क्या हो, किसान हो, चाहे क्या हो, व्यापारी हो। माने तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे देश में क्या करते हैं, रहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे सरकार द्वारा संचित निधि से पैसे निकालने का क्या मांगती है, परमिशन मांगती है। उन पैसों का क्या करती है, उनके लिए इस्तेमाल करती है।
उन पे खर्च करती है, उनको रोजगार देती है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करती हैं। ठीक है, तो बजट समझने से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें समझ जाइए। क्या है बजट? क्या है बजट? आप यकीन नहीं करेंगे, बजट का जो चर्चा है, बजट की जो चर्चा है संविधान में किया ही नहीं गया है। संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई है। बजट शब्द की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, आप ढूंढ के देख लीजिएगा, कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, तो किसकी चर्चा है? एनुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की चर्चा की गई है, लेकिन बजट की चर्चा नहीं की गई है। अच्छा, बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुआ था। मैंने फ्रांसीसी शब्द है बुगेट, उसी से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगर बात करें कि वर्षों पहले जो बजट पेश किया जाता था वह मैंने जिसके भी मैंने जो भी विभाग होते थे उन विभागों की जो भी खर्चा होता था उन खर्चों के बारे में लिखित जानकारी लिख कर लोग लाते थे और पेश करते थे। यानी जो भी विभाग होता था उस विभाग में क्या पैसे खर्च होने हैं उस पैसों के बारे में जानकारी लिखकर लोग लाते थे। मैंने आप जैसे जाते हैं ना, लिख के ले जाते हैं कि हमें यह चाहिए, हमें पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब खरीदनी है, इतना बजट हुआ है। तो वैसे ही जो भी विभाग होता था वर्षों पहले, बहुत पहले जितने भी विभाग होते थे वह अपने खर्चों के बारे में लिख कर लाया करते थे। ठीक है, किसमें लाया करते थे? एक ब्रीफकेस होता था, मैंने सूटकेस होता था, उसी में लाया करते थे। तो जो ब्रीफकेस होता था, ब्रीफकेस में वह तमाम चीज़ों को लिखकर लाया करते थे। मैंने धीरे धीरे परंपरा क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। जब जवाहरलाल नेहरू वित्त मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू से लेके यशवंत सिन्हा तक ही, यशवंत सिन्हा जब तक थे, मैंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा जब तक वित्त मंत्री थे तब तक वैसे ही चलता आ रहा था। जो ब्रीफकेस का जो कलर होता था उन लोगों के समय वह किस कलर का होता था? ब्लैक कलर का हुआ करता था। ब्लैक कलर के ब्रीफकेस में वो लोग लिखित रूप से लिख कर लाते थे और पेश करते थे सांसद को। ठीक है, सांसद को नहीं, संसद को। ठीक है, संसद को पेश करते थे और धीरे धीरे परंपरा बदली। तो जब हमारे प्रणब मुखर्जी जी जब वित्त मंत्री हुए, मैरून कलर का लाल कलर का वह ब्रीफकेस में वैसे लिख के लाते थे, वह मैरून लाल कलर का लाते थे ब्रीफकेस। कौन? प्रणब मुखर्जी से ब्रीफकेस का कलर बदल दिया गया, वह किससे? ब्लैक से लाल हो गया। बजट में समय समय पर कुछ बदलाव होते गए, तो आइए समझते हैं बजट में क्या क्या बदलाव हुए। तो बजट, अगर बात करें बजट की, तो अब तक बजट में क्या क्या बदलाव हुआ है ये सब चीज़ें आपको जानने चाहिए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट ही है, महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आपको बजट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, बजट में अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बजट हुए बजट में अब तक सबसे बड़े बदलाव क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले 1955 में 1955 में जो बजट था वह अंग्रेजी में छपता था, अंग्रेजी में ही छपता था। जो बजट था वह अंग्रेजी में सिर्फ छपता था, लेकिन 1956 में 1956 में जो बजट था हिंदी में छपने लगा। उसके बाद से 2016 में जो बजट पेश किया जाता था वह फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। जब फरवरी या तो 28 दिन की होती थी, 28वें दिन पेश किया जाता था या तो 29वें दिन पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में क्या हुआ, बजट को पेश किया गया 1 फरवरी को, बदलाव किया गया। बदलाव होता रहता है बजट में। 2016 में 16 से पहले रेल बजट होती थी उसको अलग से पेश किया जाता था। रेल में क्या क्या खर्चा होने वाला है उसको अलग से पेश किया जाता था रेल वित्त मंत्री के द्वारा। 2017
में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया। मैंने 17 में ही शामिल किया गया। 16 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और 17 में रेल बजट को, जो हम लोग का बजट है वो आम बजट कहलाता है, तो रेल बजट और आम बजट को एक ही में 2017 में शामिल कर लिया गया। 1999 की बात करें तो जो बजट पेश किया जाता था 1999 में, 1999 से पहले जो बजट पेश करने का समय था वह 5 बजे शाम को था, ठीक है। लेकिन 1999 से जो बजट पेश करने का जो समय है सुबह का 11 बजे है। जैसे कि आज, मैंने अगर कल आप वीडियो देखेंगे तो आज 1 फरवरी को पेश किया गया है सुबह 11 बजे बजट 2022 का। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें कि किस वित्त मंत्री ने ज्यादा बार बजट पेश किया, कि मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे वह बजट 10 बार पेश किए। मतलब जब पेश किए 10 बार पेश किए वो, मतलब वह वित्त मंत्री 10 बार थे, मतलब 10 बार नहीं थे, 10 साल तक थे और 10 बार वित्त क्या पेश किए? बजट पेश किए। पी चितरंजन दास 9 बार बजट को पेश किए। प्रणब मुखर्जी जो जब वित्त मंत्री थे वह 9 बार बजट को पेश किए थे। यशवंत राय चव्हाण वह 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। सीवी देशमुख 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। टीडी कृष्ण मधारी 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। और अगर बात करें पहली बार जो वित्त मंत्री थी, पहली बार वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली बार वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली महिला बनी 1970 में, जब वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों, मैंने 1970 में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद अकेले वह संभाल रही थी। तो सबसे पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर थी और वित्त मंत्री के पद पर भी थी। तो वित्त मंत्री जब थी तो पहली बार माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी थी पहली बार बजट पेश करने वाली महिला है भारत की। अगर बात करें सबसे लंबा, माने जो बजट है सबसे लंबा, माने सबसे लंबा सबसे छोटा बजट जब पेश किया जाता है तो बजट में जो लिखित होता है तो भाषण दिया जाता है कि हमें इन चीज़ों पे पैसा खर्च करना है, तो भाषण दिया जाता है। तो सबसे लंबा भाषण कौन दिया था? निर्मला सीतारमण दी थी, 2 घंटे 40 मिनट 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक अपने बजट के बारे में बताती रह गई। और 1977 में 1977 में कौन थे? एच पटेल थे, जो 800 शब्दों में क्या पेश किए थे? अंतरिम बजट पेश कर दिए थे, ठीक है। आपको बात करें कि निर्मला सीतारमण जो हैं अकेले तो बजट बनाएंगी नहीं, इनका मदद करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं उनके साथ, उनके सेक्रेटरी रहते हैं। तो उनको मदद करने के लिए, निर्मला सीतारमण को मदद करने के लिए 5 लोग उनके क्या हैं, मतलब सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। तो कौन कौन वो लोग हैं, ठीक है, कौन कौन वो लोग हैं? डॉक्टर टीवी सोमनाथन हैं, दूसरे हैं तरुण बजाज हैं, तीसरे देवाशीष पांडा, चौथे अजय सेठ हैं और 5वें तुहिन कांत पांडे। मैंने 5 लोग निर्मला सीतारमण का बजट में मदद करने वाले लोग होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि ये लोग क्या थे, क्या करते हैं बजट में, ठीक है। समझिए, डॉक्टर सीवी सोमनाथन क्या करते हैं बजट में? यह सबसे पहले
वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, जो वित्त मंत्रालय है उसके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। यह कोलकाता विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र पीएचडी कर चुके हैं। जो सोमनाथन हैं वह कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी कर लिए हैं। और तमिलनाडु केडर के 1987 बैच के वो क्या हैं, आईएएस अधिकारी हैं। और इनके जिम्मे जो बजट का कार्य है, बजट में खर्च करने के लिए माने खर्च पे अंकुश लगाने, माने बजट में खर्च करने पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं को है। किनको है? सोमनाथन को। बजट पे खर्च कहाँ का हो, मतलब कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, इन्हीं की जिम्मेदारी बनेगी, यही करेंगे काम। ठीक है। तरुण बजाज जो हैं वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं, माने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। कौन? तरुण बजाज। यह 1988 के हरियाणा कैडर के बैच के क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने इससे पहले, मतलब जब ये सचिव से पहले, माने वित्त मंत्रालय के सचिव से पहले यह प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सेवा दे चुके हैं। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है उनमें भी यह सेवा दे चुके हैं। कौन? तरुण बजाज। वित्त मंत्रालय को काम करने के दौरान इन्होंने बजट सारा राहत पैकेज भी पर भी काम किया है। मतलब वित्त मंत्रालय में काम करने से पहले वह राहत पैकेज बहुत सारा लाए हैं भारत के लिए, उस पर भी काम कर चुके हैं तरुण बजाज। अगले हैं देवाशीष पांडे। यह वित्तीय सेवा विभाग के सचिव पर कार्यरत है। मैंने वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं। कौन? देवाशीष पांडे। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, वित्तीय सेक्टर के जुड़े सभी ऐलान इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। मैंने वित्तीय सेक्टर में क्या क्या करना है, क्या ऐलान करना है, किस सेक्टर में क्या क्या करवाना है लोगों से, ठीक है, तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, यही ऐलान करते हैं तभी ये होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के, मतलब देवाशीष पांडे उत्तर प्रदेश के 1987 के कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यह वित्तीय सिस्टम में स्थिरता रखने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदारी भी लेते हैं। मतलब आरबीआई के साथ मिलकर यह काम भी करते हैं। वित्तीय सेवा माने वित्तीय सिस्टम को नियंत्रण करते हैं। किससे मतलब मिलकर, आरबीआई से मिलकर वित्तीय सिस्टम को नियंत्रण भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। ठीक है। अगले हैं अजय सेठ। ये क्या करते हैं? आर्थिक मामलों में सचिव पद पर तैनात है। माने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों में यह सचिव पद पे तैनात हैं। यह जो निर्मला सीतारमण का जो भाषण होता है, वित्तीय माने बजट का जो भाषण होता है, माने जो मसौदा होता है, यही तैयार करते हैं, अजय सेठ तैयार करते हैं। यह कर्नाटक के 1987 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनके पास विभाग पूंजी, बाजार, निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतियां और मुख्य विभाग भी है। ठीक है। अगले की बात करें, तुहिन कांड पांडे। इनके पास बजट टीम में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत के नाम से शामिल है। मतलब जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति होती है बजट टीम के अंतर्गत, इनका यही जिम्मेदारी होता है उसको देखना। उड़ीसा, मतलब यह उड़ीसा के 1987 बैच के क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। एयर इंडिया के विनिवेश में अहम भूमिका भी निभाए थे। जो तुहिन कांड पांडे थे, जो एयर इंडिया हम लोग का था, उसमें विनिवेश किए थे, मैंने पैसे लगाने वाले यही बताए थे, यही सलाह दिए थे। अक्टूबर 2019 में यह DIPAM का सचिव नियुक्त किए गए थे। मतलब DIPAM क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के यह सचिव भी रह चुके हैं। यह 2019 में नियुक्त किए गए थे DIPAM में। ठीक है। तो हम समझते हैं कि
क्या है, क्या क्या मिला है। अब तो इनके बारे में समझ लिए, अब समझते हैं कि क्या क्या बजट में तमाम लोगों को, जितने भी लोग बताए हैं उनको क्या क्या मिला है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सरकार द्वारा कितने कितने मतलब सेक्टरों में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। ठीक है, तो क्या महंगा होगा, मतलब इस बजट में जो पास हुआ है, जो बजट 2022 का 1 फरवरी को, तो इसमें क्या महंगा हुआ है। स्टील कीजिए, स्टील स्क्रैप पर आयात कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। मतलब स्टील की चीज़ें आपकी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कस्टम ड्यूटी क्या हो गई है, बढ़ा दी गई है। 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे जो रियायतें दी जाती थी पहले, मतलब जो छूट दी जाती थी, वो ख़त्म हो गई है। अब भरपूर मतलब कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी और उस पर उसके दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कस्टम ड्यूटी लगाने से उसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या महंगा होगा, जो इम्पोर्टेंट छाता होता है, बड़े बड़े लोग लेते हैं छाता, वो महंगा हो जाएगा। टेसन ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, आप खरीदते हो शादी ब्याह में, तो वह ज्वेलरी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक है, छाते के पार्ट, जो छाते के पार्ट होते हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि स्टील के होते हैं ना। सोडियम साइनाइड भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्या सस्ता होगा इस बजट में। क्या सस्ता होगा, तो कृषि उत्पाद के जो चीज़ें होती हैं, कृषि उत्पाद, केमिकल चीज़ें, जो मतलब डाई, पोटास, यूरिया, वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल टाइल्स होता है, वह सस्ता हो जाएगा। और मेटल की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो कम किए जाएंगे, इसलिए वो सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, फ़ोन चार्जर सस्ता हो जाएगा आपका। मोबाइल कैमरा लेंस पे रियायतें दी जाएंगी, मतलब छूट को कम किया जाएगा। जो टैक्स लिया जाता था उसमें छूट, मतलब टैक्स थोड़ा कम किया जाएगा, इसलिए वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो कृषि उत्पाद की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, केमिकल की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, टेक्सटाइल की चीज़ें, मेटल की चीज़ें। फ़ोन चार्जर आपका सस्ता हो जाएगा, मोबाइल चार्जर हो जाएगा, मोबाइल सस्ता हो जाएगा, कैमरा लेंस सस्ता हो जाएगा। फर्नीचर फिटिंग, जो फर्नीचर आता है लकड़ी का, वो भी सस्ता हो जाएगा। बॉक्स, लेदर की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। गवर्नमेंट कपड़े उपड़े सस्ते हो जाएंगे। फुटवेयर पर छूट मिलेगी, जो पैर पे पहनते हैं ना आप, जूता होता, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य में। मैंने स्वास्थ्य में, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या दिया गया है। कोरोना में जो मेंटल पेशेंट बन गए हैं, मतलब जिसके परिवार में कोई लोग मर जाता है, तो लोग क्या बन जाते हैं, थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए हेल्थ में असर, मतलब उनको फोकस करके कुछ सुविधाएं दी गई हैं कि आप लोग टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब यह है कि आप, जैसे पुलिस प्रोग्राम चलाया जाता है ना, 112 नंबर पे फ़ोन करते हो तो आप, पुलिस आ जाती है आपके घर पे, तो वैसे ही आपको एक नंबर दिया जाएगा। आपको कोई भी समस्या है तो उस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो, अपनी मतलब जो भी परेशानी आपको बता सकते हो, तो उसका इलाज वो करेंगे लोग। ठीक है, मेंटल आपको प्रॉब्लम है, मतलब आपको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो जाएगा। टेंशन होने से क्या हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मतलब अब चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इस वजह से सरकार द्वारा एक नंबर दिया जाएगा, टोल फ्री नंबर होगा, इस पे को मतलब अपना दर्द दुख बांट सकते हैं। इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम चलाया जाएगा, मतलब कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत आप उनसे बात करके अपनी समस्याओं को मतलब बता सकते हो। एम्पावरिंग सिटीजन विथ एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम चलाया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू मेंटल हेल्थ नेशनल वाइड चलाया जाएगा। मतलब कई प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके तहत आप फ़ोन करके आप बातें कर सकते हैं, अपने मेंटल इशू के बारे में बता सकते हैं, आपके शारीरिक जो भी समस्या होगी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या मिला है, मैंने रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में क्या कहा गया है। तो 14 क्षेत्रों से शुरू हुई PLI स्कीम बढ़ेगी। मतलब 14 क्षेत्रों में जो पब्लिक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, आपका जो क्षेत्रों में जाके पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा, और रोजगार को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश होगी 2023 तक, जब तक सरकार रहेगी तब तक, 23 तक, एक साल के लिए है ना, तो 23 तक 60 लाख नौकरी देने की कोशिश करेंगी सरकार। ठीक है, देगी नहीं, कोशिश करेगी। ठीक है, अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियां मिलेगी 10 साल में। मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा सरकार द्वारा, उससे 10 साल में सरकारी नौकरियां मिलेगी 10 लाख। ठीक है, चलिए डिफेंस
मतलब डिफेंस सेक्टर में बात कर लेते हैं। मतलब डिफेंस सिस्टम मतलब जो हम लोग का सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो उसमें क्या क्या मिला है उनको, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हथियारों के लिए 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछले साल जो था बजट 4.78 लाख करोड़ था। मतलब 4.78 लाख करोड़ रुपए पिछले साल बजट पास हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मतलब हथियारों के लिए। और इस साल जो है मतलब बजट को बढ़ाया गया है उनके सेक्टर में 5.25 लाख करोड़ इस साल बजट पास हुआ है। ठीक है। वोकल फॉर लोकल तहत 68% खरीदारी पहले 58% थी। मतलब कहने का ये है कि जो हथियार खरीदे जाते थे दूसरे देशों से उस पर 68% खरीदारी हो जाएगी। मतलब 68% जो पहले होती थी खरीदारी, अब जो है 58% ही खरीदारी होगी। मतलब ज़्यादा मतलब हथियारों का खरीद दूसरे देशों से नहीं होगा, अब खुद मतलब भारत ही बनाएगा हथियार। आयात की जगह रक्षा उपकरण में बनाए जाएंगे, मतलब घर पे ही, मतलब भारत में ही हथियार बनाए जाएंगे। 10 सालों में हथियार की बनाने का जो प्रोग्राम लगाया गया है कि मतलब 10 सालों में भारत में ही हथियार बनाया जाएगा। ठीक है। 2022 से लेकर 23 में जो बजट पास हुआ है उसमें क्रिप्टो करेंसी जो होती है, आप एक क्रिप्टो करेंसी होती है, आप जानते होंगे कि एक मतलब ऐसा बैंक होता है, एक ऐसा मतलब मुद्रा होती है जिसमें आप जितने भी पैसे कमाते हो उसमें जमा करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका वो डबल होता जाता है, ट्रिपल होता जाता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था पहले। ठीक है। अब जो है सरकार उस पर टैक्स भी लेगी। क्रिप्टो से होने वाली कमाई जो होती है, मतलब मान लीजिए आप 10,000 लगाए हैं तब 15,000 कमा रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो लेकिन अब जो सरकार बोली है कि उस पर हम 30% टैक्स लेंगे। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं क्रिप्टो करेंसी से, उस पर हम 30 रुपये ले लेंगे। ठीक है। RBI 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी। जो RBI होगी, अब जो RBI द्वारा 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी, क्योंकि आपके खातों में क्या होता है कि पैसा मतलब अब कम छपेगा। RBI कह रही है कि हम पैसा अब कम छापेंगे और आपकी जो करेंसी होगी अब डिजिटल हो जाएगी। आप बैंक में सिर्फ नंबर ही देख के काम चला लेते हैं, जो नंबर होता है उतना जाते हैं ATM पे और पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन और नंबर रहेगा। आप किसी को मतलब अब क्या होगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक नंबर आपका दिखता है ना, जब चेक करते हैं बैंक पे अकाउंट पे तो एक नंबर दिखता है, तो उसी नंबर से जितना पैसा काटना होगा वो डिजिटली कट जाएगा। मैंने जिसको भेजना होगा पैसा वो कट जाएगा आपको। मतलब RBI कहने का मतलब RBI जो है पैसा कम छापेगी, आपका डिजिटल करेंसी रहेगी, तो उससे ही आपका पैसा कहीं चला जाएगा। ठीक है। इसलिए ब्लैक चेन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब डिजिटल करेंसी बनाने के लिए ब्लैक चेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ब्लैक चेन के बारे में आपको अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में एक मतलब अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है। ब्लैक चेन तकनीकी होती है जिसके तहत डिजिटल करेंसी बनाई जाती है। चलिए बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो राज्यों को, मतलब जितने भी राज्य हैं, 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद की जाएगी। मतलब 1 लाख करोड़ मतलब राज्यों को, हर राज्य को दिया जाएगा, जिसके उनकी जो आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, राज्य की इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाएगी। उनकी जो आर्थिक तंगी होती है हर राज्यों की, पैसे की वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। और 21-22 में जो कुल खर्च था राज्यों को दिया जाता था 37.7 लाख करोड़ रुपए दिया जाता था। अब उनका जो खर्च माने हर राज्यों का जो खर्च आता था 37.7 लाख करोड़ आता था, तो अब वह खर्च मतलब सेंटर मतलब जो सेंट्रल लेवल पे सरकार है, केंद्र सरकार क्या करेगी, उनको मदद करेगी थोड़ा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस पे, GST और GDP पे। तो GST और GDP सरकार ने कहा है कि अनुमान है कि 9.2 इस 22 और मतलब 22 में जो बजट आया है इसके तहत 2023 तक 9.2 GDP का क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो था 21 में जो बजट का प्लान हुआ था कि 7 पॉइंट कुछ प्लान था कि इतना पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उससे थोड़ा कम ही हुआ है। और इस साल का जो प्लान किया गया है कि 9.2 क्या होगा, GDP रेट बढ़ेगी। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का फोकस किया जाएगा। मतलब हेल्थ सेक्टर में फोकस किया जाएगा और इंडस्ट्रियाँ बनाई जाएंगी मतलब देश में ही। GST कलेक्शन पहले 1,40 करोड़ हजार से बड़ा होगा। GST जो मतलब वसूला जाता था, अब थोड़ा सा और कठोर कानून लाया जाएगा और GST को और मतलब वसूला जाएगा। 1,40 करोड़ मतलब निकालने का पूरे मतलब भारत से
बटोरने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है कि जीएसटी बटोरा जाएगा और जीडीपी को बढ़ाया जाएगा, समझे। एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो एजुकेशन के सेक्टर में एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़कर 200 चैनल बनाए जाएंगे। मतलब कोरोना में क्या हुआ था कि क्लास चल रहा था, सरकार द्वारा चैनल होती है ना, तो उस पर 12 चैनल चलाए जा रहे थे, 1 से लेकर 12 तक 12 चैनल चलाए जा रहे थे हर क्लास के लिए। तो अब जो है सरकार कर रही है कि हम 12 चैनल के बदले अब 200 चैनल चलाएंगे, सारे बच्चे आराम से पढ़ेंगे, आराम से कोई सर्वर का इशू नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी मैंने अब डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। अब व्यवसाय जो होता था, अब लोग जाते थे इलाहाबाद, अपने यूनिवर्सिटी में जाते थे, जिस यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, तब डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो आंगनबाड़ियाँ होती हैं, मतलब स्कूल में अब सोलर एनर्जी का लगा दिया जाएगा और उससे उनका पंखा बत्ती सब कुछ चलेगा। पैसे की बात करें तो 21 एजुकेशन में जो पहले पैसा दिया जाता था एजुकेशन सेक्टर में, उस साल जो बजट पास हुआ था वह कितना पास हुआ था, 93 लाख करोड़ पास हुआ था लगभग। मतलब 93 लाख से थोड़ा सा अधिक है, 93 लाख मान लीजिए, 93 लाख करोड़ बजट पास हुआ था एजुकेशन के सेक्टर में। अब थोड़ा उस बजट को बढ़ाया गया है, 104 लाख करोड़ अब इस साल पास हुआ। इस साल 104 लाख करोड़ बजट पास हुआ है, ठीक है। मतलब ग्रोथ हुआ है थोड़ा बजट में। एजुकेशन के सेक्टर में क्या हुआ है कि ग्रोथ हुआ है, थोड़ा बजट पास ज़्यादा हुआ है, 11.8% ज़्यादा पास हुआ है इस साल 22-23 में। एजुकेशन मतलब जो क्वालिटी, मतलब एजुकेशन में जो क्वालिटी होती है, उस वक्त जो क्वालिटी होती है एजुकेशन में सबको दिया जाएगा बराबर। सभी मतलब जितने भी लोग होते हैं भारत में, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको सबको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा 200 टीवी चैनलों के माध्यम से। स्किलिंग युवा शक्ति न्यू इंडिया, मतलब लोगों को मतलब सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, जैसे यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। जैसे नहीं होता है कौशल विकास योजना होता है ना, तो वैसे ही स्किलिंग युवा शक्ति चलाया जाएगा, कुछ प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत जो बेरोजगार हैं वो कुछ सीखेंगे और अपना ही रोजगार मतलब अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। रेलवे के सेक्टर में बात करें, रेलवे के सेक्टर में गति शक्ति स्कीम के तहत, मैंने एक स्कीम है, एक योजना है, उसके तहत 3 साल में 10 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। मतलब जो गति शक्ति स्कीम होती है, जो योजना होती है सरकार की, उसके तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का इस साल प्रोग्राम किया गया है, इस बजट में बात किया गया है। साल में 400 नई पीढ़ी के वेद भारत ट्रेन बनाई जाएगी। मतलब 400 नई पीढ़ी के, मतलब 400 नई ट्रेनें बनाई जाएंगी, जो मतलब अगर थोड़ा नज़दीक जाना है तो इन ट्रेनों की मदद से आप जा सकते हो। तो 400 नई पीढ़ी की ट्रेन बनाई जाएगी, इसकी इस साल के बजट में आया है। और 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीकी में कवर होगा। मैंने 2000 रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा इस साल, इस बजट में, मतलब ये बोला गया है। किसान की बात करें तो किसान को क्या मिला है, किसान को जो डिजिटल सर्विस आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। जो डिजिटल सर्विस होती है किसानों की, मतलब जो खेती करते हैं तो जो बीज में मतलब क्या कीड़ा लग गया है, क्या मतलब समस्या है खेतों में, उनके लिए डिजिटल चीज़ें लाई जाएंगी और जो भी समस्या होगा वह डिजिटली सॉल्व किया जाएगा। एमएसपी को 2.37 लाख करोड़ किसानों को खातों में दिया जाएगा। मतलब जो मिनिमम सिक्योर प्राइस होता है वह किसानों को, अब 2022 में बोला गया था, 2022 में जब 14 में सरकार आई थी तो बोली थी कि 22 में क्या हो जाएगा, किसानों को आय डबल हो जाएगा, लेकिन डबल नहीं हुआ है। देख लीजिए कहाँ डबल हुआ है। लग रहा है कि जो पैसे भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है, सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे 2000 भेजा जाता है, इसी को दिखाकर सरकार लग रहा है कि कहती है कि सरकार मतलब किसानों की आय क्या हो गई है, डबल हो गई है। लेकिन अब 2023 में जो बजट पास हुआ है वह फिर से दिया जाएगा, 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में दिया जाएगा फिर से। LMT धान की खरीद होगी, मतलब बढ़िया क्वालिटी की धान की खरीद की जाएगी और उससे अच्छी खेती होगी, अच्छी पैदावार होगी। किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या ऐलान किया गया है, कृषि लोन जो होता है 16.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। मतलब कृषि लोन में जो मतलब किसान जो लेते हैं लोन, उसमें 16.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है कि कोई भी किसान लोन लेना चाहता है तो इतना लाख करोड़ दिया जाएगा उनको। 22 फल सब्जियों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में 50% का अनुदान दिया जाएगा। जितने भी फल सब्जियां रखी जाती हैं
स्टोरेज करने के लिए उनको 50% का क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। आप पैसे लगाइए, हम सरकार द्वारा मतलब जो सब्सिडी होती है वो दी जाएगी। देश के 5 शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने का ऐलान किया गया है। मैंने 5 शहरों में फिशिंग हार्बर, फिशिंग मतलब मछली पालने के लिए कुछ बड़े इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। मैंने एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए 40,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है। उसमें जो खेती करने के लिए जो मशीनें तैयार की जाती हैं उनके लिए 40,000 करोड़ बनाया गया है। आयात टैक्स पे बढ़ोतरी होगी। आयात टैक्स पर बढ़ोतरी करने का मतलब कि जो किसानों से खरीदा जाता है, सरकार द्वारा जो गेहूं चावल खरीदा जाता है उस पर किसान जो है मतलब जो सरकार है टैक्स की बढ़ोतरी करेगी। आम आदमी के लिए चलिए एमएसपी समझ लेते हैं। एमएसपी 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्योगों के लिए 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 5.5 लाख करोड़ दिया गया था उद्योग करने के लिए, उद्योग मतलब धंधे खोलने के लिए। इस साल 7.5 लाख करोड़ दिया जाएगा। कोई धंधा खोलना चाहता है तो उसमें निवेशों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मतलब जो व्यापारी होते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं, वो निवेश करना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, तो उनकी क्षमता जो होगी बढ़ाई जाएगी। चलिए ट्रेवल की बात कर लेते हैं। ट्रेवल में क्या किया गया है, 22 देश में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। मतलब कहीं जाना है तो एक पासपोर्ट आपको दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब करेंसी नहीं छपेगी, करेंसी जो होगी अब कम छपेगी, तो एक पासपोर्ट दिया जाएगा। आपको कहीं जाना है तो उस पासपोर्ट को दिखा के आपको ऑनलाइन उसका रिचार्ज कराया जाएगा और आप कहीं जा सकते हैं इससे। यह RPID और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। मतलब जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही वो भी बनाया जाएगा पासपोर्ट। ऐसे पासपोर्ट इलेक्ट्रिक माइक्रोचिप लगी होंगी उस पर, आपका जो सब कुछ उस पर मतलब बैंक अकाउंट जोड़ा जाएगा, उस पर सबको आधार कार्ड जोड़ा जाएगा, मतलब जितने भी डिटेल होते हैं उससे जुड़ी जाएंगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख करोड़ घर बनाए जाएंगे। मतलब पिछले साल जो बजट पास हुआ था 48,000 घर बनाए गए थे, तो इस साल 80 लाख घर बनाने का बनाया गया है, मैंने प्रोग्राम किया गया है। शहरी इलाकों में PM आवास योजना को बढ़ावा मिलेगा। मतलब जो शहर के इलाके होते हैं उसमें PM आवास योजना के तहत घर बनाने को क्या मिलेगा, थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। और 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग ATM सुविधा दी जाएगी। मतलब जो डाकघर होते हैं, आप पहले डाकघर में मतलब पहले आप क्या करते थे, डाकघर से चिट्ठी आती थी तो डाकघर चलता था, अब चिट्ठी कहाँ आ रही है, तो डायरेक्ट फ़ोन पर फोनिया ले रहे हैं ना आप लोग। तो डाकघर का क्या हो गया है, थोड़ा सा वैल्यू कम हो गया है, तो उसके तहत उसमें बैंकिंग सुविधा दी जाएगी, ATM लगा दिया जाएगा। तो आपकी थोड़ा सा आप जाएंगे डाकघर में, जाते रहेंगे तो उसकी भी थोड़ा जो मतलब जो लोग बैठाए हैं वहाँ पे उनका भी काम धंधा चलता रहेगा। वो बैठ के सैलरी थोड़ी उठाएंगे, बैठ के सैलरी नहीं उठाएंगे, तो उस पर बैंकिंग सुविधा लगा दी जाएगी, ATM लगा दिया जाएगा। आप भी जाएंगे तो उनको थोड़ा पैसा की आमदनी होगी। तो वैसे ही चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, महिलाओं के लिए क्या दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या दिया गया है, चलिए समझ लेते हैं। महिलाओं के लिए क्या मिला है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो पॉलिश किए गए हीरे सस्ते हो जाएंगे। महिलाओं के लिए जो पॉलिश किए गए हीरे होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। रत्नों पर जो सीमा शुल्क घटकर 5% किया जाएगा। जो रत्न होते हैं, सोना चांदी जो रत्न होता है ना, उस पर जो टैक्स लगता है वो घट जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। मिशन शक्ति मिशन वात्सल सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण पे जो लोगों को मिलता है, मतलब जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उन पे जो खाने पीने के लिए सामान मिलता है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। स्कीम चलाई जाएगी उसके अंतर्गत। चलिए बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, जो फैक्ट्रियां लगेंगी 2022 तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी जाएंगे, जिससे जो इंटरनेट की सुविधा होगी वो अधिक हो जाएगी। 5G आ रही है ना, 5G आएगी, आगे बताएंगे अभी। तो 5G आएगी, ऑप्टिकल फाइबर मिल जाएगा, तो इससे आपका 5G जो चलेगा वो तेज चलेगा। 2025 तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का योजना बनाया गया है इस बजट में। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। जो हाईवे होता है वो 25,000 किलोमीटर तक और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का मतलब इस बजट में बात किया गया है। 20,000 करोड़ हाईवे के लिए इस पे मिलेगा। सेज के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे। मतलब सेज मतलब जो होता है, जो आप पहाड़ी एरिया में जाते हो तो जो उसमें हाईवे जो वहाँ पे है तो उस पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है वहाँ पे थोड़ा आसान कर दिया जाएगा। आप तुरंत जाओगे वहाँ पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे चुंगी पे लगता है ना टैक्स,
गाड़ी रोकना पड़ता है, लग जाता है। तो वहां पे आप जाओगे, अपना जब एक मतलब बैरियर होगा, आप जब गाड़ी घुसाओगे उसके बाद से वहां पर टैक्स कट जाएगा, आपके यहाँ कट जाएगा आपके खाते से, आसान कर दिया जाएगा, आपका समय नहीं जाएगा उसमें। 5G की बात कर लेते हैं। 5G 2022 में देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। मतलब 5G जो स्पेक्ट्रम होता है, 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी तो 17 में हो गया था, 16 में हो गया था, 4G आ गया था, वैसे ही स्पेक्ट्रम होता है, तो उसकी नीलामी हो जाएगी 22 में, इसी साल। इस साल नीलामी होगी। अब 23 तक का प्रोग्राम है, 22 तक ही प्रोग्राम है पूरा 5G लाने का, मतलब 22 में ही पूरा 5G लाने का प्रोग्राम है। इस बजट में बात किया गया है। जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी तो सारी कंपनियां जो मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां वो आएंगी और खरीदेंगी और 5G ला देंगे। इसी साल मोबाइल में 5G तकनीकी लॉन्च हो जाएगी। जो मोबाइल भी आएगा इस साल, जो भी मोबाइल आएंगी वो 5G पे बेस आएंगी। ज्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जुड़े जाएंगे। जितने भी गांव होंगे आपको उसमें ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि आपका जो आसानी होगी नेट चलाने के लिए। क्लीन एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक जो वाहन होता है उसमें जहां पे आप जाते हो चार्ज करने के लिए, तो वहां पे सुविधा जो होगी, अब वहां पे एक सुविधा दी जाएगी, आप बैटरी भी बदल सकते हो। अब पुरानी बैटरी दे दीजिए, वहां पे चार्ज किया जाएगा पुरानी बैटरी का, और नई बैटरी वहां से ले सकते हो। इसी सुविधा लगाई जाएगी। जहाँ पे चार्जिंग होता है ना स्टेशन पे, वहां पे आप बैटरी भी बदला जाएगा। ब्लैक फ्यूल को बढ़ावा देने में नॉन ब्लेडेड फ्यूल पर सरचार्ज लगाया जाएगा। ब्लैक फ्यूल क्या होता है? जो ब्लैक फ्यूल क्या होता है, सीएनजी में आपका पेट्रोल मिला के जो दिया जाता है उसको ब्लैक फ्यूल बोलते हैं। तो नॉन ब्लैक फ्यूल पे सरचार्ज लगाया जाएगा। जो नॉन ब्लैक फ्यूल होता है, जो ब्लैक फ्यूल होता है, उसको बढ़ा मतलब ब्लैक फ्यूल को बढ़ा दिया जाएगा। जो नॉन ब्लैक फ्यूल होता है उस पे उसको थोड़ा सा उसको कम किया जाएगा। सोलर एनर्जी के लिए आंगनबाड़ियों मतलब जब सोलर एनर्जी लग जाएगी, जो आंगनबाड़ियां में मतलब जो औरतें होती हैं उनकी सुविधाएं हो जाएगी अच्छी अच्छी, उनका जो जीवन होगा बेहतर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ऑडियो वीडियो जो गेमिंग होती है उसको विकसित किया जाएगा, और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें प्रदान की जाएगी। मतलब ऑडियो वीडियो जो गेमिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स लगता है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वह भारत में ही मतलब आगे बढ़े। जैसे चीन से हम लोग सामान खरीद लाते हैं ना, उससे उनकी इंडस्ट्रियां थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, और मतलब वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ना, तो क्या है कि वहाँ पे उनका लेबर कॉस्ट कम है, इसके लिए जो काम होता है वहाँ पे ज्यादा हो जाता है, सामानें ज्यादा बन जाती है। यहाँ पे क्या है कि सब कुछ महंगा होता है। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जो टैक्स लगता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे उस पर कम कर दिया जाएगा। डीप ओशन मिशन मतलब जो समुद्र में एक लाइफ के में बात किया गया है। जो समुद्र में क्या होता है कि 6.5 लाख करोड़ रुपए 6.5 लाख करोड़ रुपए 6,50,000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए मतलब समुद्र में खर्च किया जाएगा। समुद्र में क्यों खर्च किया जाएगा? समुद्र की चीजों को पता करने के लिए, जो समुद्र के अंदर जीवित जो जानवर हैं उनके लिए, जो चीजें समुद्र में पाई जाती हैं उनके लिए खर्च किया जाएगा, उनका पता लगाया जाएगा डीप ओशन मिशन के तहत। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो टैक्सेस होंगी 18% से घटाकर 15% कर दी जाएगी। जो सरचार्ज होगा उसकी भी कटौती हो जाएगी, 12% से घटाकर 7% कर दी जाएगी। राजकीय कोष घाटा 6.8 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो राजकीय कोष होगी उसका जो घाटा होगा वह 6.9% कम हो जाएगा, और पिछले साल 6.8% था। इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था में 9.2% की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब यह राजकीय कोष में जब खर्चे कम हो गए ना, तो क्या होगा, इनकम अगर ज्यादा है तो आपका इनकम में जो बचत होगी ज्यादा होगी। ठीक है। और एक बात, लास्ट बात है कि होम लोन लिया जाता है, घर के लिए लोन अगर लेते हैं आप लोग 5 लाख तक, तो उस पर टैक्स जो लगता है कम किया जाएगा, टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। यानी 5 लाख तक अगर लोन लेते हैं होम लोन, तो उस पर टैक्स कोई नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था सरकार की 2022 की जितने भी क्या है बजट है, यही आप सब कुछ बता दिए हैं। इसमें आप देखिए, और पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। धन्यवाद।